प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास फ्रीक्वेंट चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय काफी संजीदा है, काफी गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि पिछले 2 वर्ष से दुनिया जिस महामारी की चपेट में है, उस महामारी से भारत भी जूझ रहा है। उस भारत में अब तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। यूं आधिकारिक रूप से भारत सरकार के द्वारा भले ही नहीं कहा गया हो, पर चिकित्सा जगत के तमाम विशेषज्ञ और साथ साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं कि अब तीसरी लहर वाकई आ चुकी है। कोरोना के केसेस में जबरदस्त तरीके से गिरावट का सिलसिला पिछले 3 महीने से चल रहा था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कोरोना जिस रफ्तार से देश में पैर पसार रहा है, वो अपने आप में बता रहा है कि हम पुराने हालात की ओर अग्रसर हैं। तकरीबन 30,000 केसेस के आंकड़े अब प्रतिदिन के औसत के आधार पर बनने शुरू हो गए। ये आंकड़े 5, 6, 7 हजार तक सिमटे हुए थे। बता रहा है कि स्थितियां गंभीर है। एक जो दूसरा विषय है वो है ओमिक्रॉन के संदर्भ में। ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट था, उस वेरिएंट के संदर्भ में पूरी दुनिया से खबरें ये आ रही हैं कि संक्रमण की रफ्तार इसकी बहुत तेज है। लेकिन दूसरी तरफ एक दावा यह भी है कि इसमें संक्रमण भले ही तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन इसके चलते शरीर कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। मामूली सर्दी, बुखार, खांसी के साथ यह आसानी से ही ठीक भी हो जाता है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इसकी मारक क्षमता काफी कमजोर है, भले ही लोगों को संक्रमित करने की क्षमता ज्यादा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हिंदुस्तान में बच्चों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। यूं वैक्सीन का अप्रूवल तो 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए है, लेकिन भारत सरकार ने फैसला भी 15 से 18 साल तक के बच्चों को ही वैक्सीनेशन देने का किया। इस विषय पर भी अंतर विरोध है। कोई डॉक्टर्स बच्चों को वैक्सीन देने का विरोध कर रहे हैं, वहीं एक व्यापक स्तर पर माना जा रहा है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट करना जरूरी है। महत्वपूर्ण बात साथ में यह भी है कि इस समय कई स्कूलों से कोरोना विस्फोट की खबरें आ रही हैं। अलग अलग स्तर पर पता चल रहा है कि इस स्कूल के उस स्कूल के तमाम बच्चे सामूहिक रूप से कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो आज वर्तमान में देश में जो कुछ कोरोना के हालात हैं, आने वाले समय के लिए क्या चुनौती है और इसके समाधान की दृष्टि से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। कोई राजनेता आज इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, केवल चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ ही आज इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर रहे हैं। उन तमाम विशेषज्ञों से देश और दुनिया के वर्तमान हालात और आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदमों की जरूरत पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं और देश दुनिया के सम्मुख चुनौती बनी हुई कोरोना के संदर्भ में कोई गंभीर किस्म का विमर्श करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि विद्वान मनो धार्यता प्रमत्त, अर्थात विद्वान को चाहिए कि मन को सावधान होकर वश में रखे। श्वेताश्वर उपनिषद से हमें प्राप्त हुआ है। हम सबको इस समय पे विद्वान होने की जरूरत है, अपने मन को वश में रखने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, विचलित न होने की जरूरत है। इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयेश लेल साहब मौजूद हैं। हमारे साथ चिकित्सा क्षेत्र के जाने माना नाम डॉक्टर सलमान सिंह, जो पूर्व निदेशक है एम्स भोपाल के, वह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव सूद जी, फाउंडर डीन RML हॉस्पिटल दिल्ली, वह भी हमारे साथ में है। साइंटिस्ट लोकनारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल डॉक्टर रितु सक्सेना जी भी हमारे साथ में हैं। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब भी रहेंगे, जो पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर है वायरोलॉजी के। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर जयेश लेडी जी से करते हैं। वो संगठन के महासचिव हैं जो डॉक्टरों का इस देश का सबसे बड़ा संगठन है, अर्थात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में तीसरी लहर की दस्तक हुई कि नहीं हुई, IMA क्या मान रहा है, और दूसरा वर्तमान में किन कदमों को उठाए जाने की जरूरत देश दुनिया के हालात में आप महसूस कर रहे हैं। लेले साहब। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। मैं सभी दर्शकों को और मेरे साथ में जो पैनलिस्ट है डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर सूद और सलमान सिंह का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि अपने साथ में आज जुड़ के आज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, आज 2 तारीख को नए साल के साथ में नई हैप्पी न्यू ईयर कहने के साथ में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट विषय डिस्कस करने जा रहे हैं। आज अभी जैसे रिकॉर्ड आज 1 महीने के पास में आ रहा है, तो आज जो हम लोग सोच रहे थे कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में तीसरी वेव आएगी, ये तो वो टाइम पे कुछ अनुमान खाली लगा था। लेकिन आज ये मैं समझता हूं कि जैसे केस बढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज मुंबई की, महाराष्ट्र के मैं बात कर रहा हूं, जो 600-700 केसेस एक 15 दिन के पहले थे, वो आज की रात में मुंबई में आज 6,000 केसेस हो गए हैं।
महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं और तमाम इंडिया में आज केसेस बढ़ने की संभावना दिख रही है। जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में यूएसए से बात चेक करूं, लंदन में चेक करूं, सभी जगह केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज हम डेफिनेटली एक चिंता का विषय बन रहा है कि ये जो मामला जो ओमिक्रॉन के साथ में हमारे देश में लहर में आ चुका है, उसके केसेस बढ़ रहे हैं। उसी के साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें ओमिक्रॉन के कितने हैं वो, क्योंकि हर जीनोम टेस्टिंग नहीं होता है, हर केस का जीनोम टेस्टिंग नहीं होता है। जीनोम टेस्टिंग करेंगे तो ही हम लोग को मालूम पड़ेगा कि ओमिक्रॉन है क्या नहीं है। लेकिन जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हम समझते हैं कि उसमें से थोड़े बहुत ओमिक्रॉन के भी होने चाहिए और जब से रैंडमली जीनोम टेस्टिंग करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये टेस्टिंग जो कर रहे हैं उसके साथ में ओमिक्रॉन है क्या नहीं है। तो ये तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसा मैं समझता हूं, नंबर एक। नंबर टू, जो आपने प्रश्न पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, आज हम इसमें से डर रहे हैं या आज हम लोग किसी तरह इसका तैयारी करेंगे, ये मैं बोल रहा हूं कि ऐसे तरीके से कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वेव में मामला किया, तो हमारी आज के तारीख में मैं समझता हूं कि ऑल ओवर इंडिया सब जगह पे तैयारी अच्छी है। वैक्सीन का थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, 100% नहीं आया तो भी थोड़ा बहुत 100 इफेक्ट आना चाहिए। और उसी के साथ में आज हम लोग वैक्सीन भी बढ़ा भी रहे हैं, तो ओमिक्रॉन का जो स्पेशल इफेक्ट सेपरेटली तकलीफ में आएगा ऐसा मैं नहीं समझता हूं, नंबर वन। नंबर टू, नॉर्मल ऐसा हमने आज भी मेरे पास 3 पेशेंट सुबह से आ गए, तो उन्होंने वैक्सीन लिया है लेकिन उनको ओमिक्रॉन हो गया या कोविड होगा वो मुझे मालूम नहीं, अभी टेस्टिंग को भेजा है हमने स्पेशली। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा देखिए डिस्कशन में आ जाएगा कि ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। लेकिन आज के तारीख में पेशेंट्स की संख्या भले बढ़ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि कई पेशेंट का सीरियस पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका ड्रॉप हो रहा है। तो उस तरीके से मैं मानता हूं कि आज के तारीख में जो ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट के साथ में हम लोग अगर ध्यान रखें, बर्ताव रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन और वैक्सीन चालू रखना करेंगे तो हम इसको भी अच्छी तरह से मुकाबला कर सकेंगे, ऐसे मैं मानता हूं। और मुझे डेफिनेटली आज जैसे रिपोर्ट हमारे आईएमए ब्रांचेस से आ रहे हैं, तो सभी जगह से यही है कि हम लोग तैयारी करेंगे और अच्छी तरह से उसका मुकाबला करेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर जयेश लेले जी की है कि उनका कहना है कि तीसरी लहर तो आ चुकी है हिंदुस्तान में। तो मैं डॉक्टर रितु सक्सेना आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मुझे वैक्सीन को लेकर बात करनी है। वैक्सीन लोग इस उम्मीद के साथ लगवा रहे थे कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हमें छू नहीं पाएगा, लेकिन भारत की बात छोड़ी दे, अमेरिका जहां पर 100% वैक्सीनेशन दिया गया था, अमेरिका जहां के राष्ट्रपति ने बाकायदा नो मास्क कहते हुए अपना खुद का मास्क हटाया था, वो अमेरिका के हालात ये हैं कि अब वहां पर प्रतिदिन 5 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, जहां बूस्टर डोजेस भी दिए जा रहे हैं, बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो मेरा आपसे जानना है कि इस प्रकार के आंकड़े, इस प्रकार की घटनाएं जब सामने हैं तो वैक्सीन पर भरोसा कैसे करें, ये एक सवाल जहन में बार बार आ रहा है। थोड़ा आपसे कोई दृष्टि मिलेगी? भाई हम तो अपने यहां पर इस बात का रोना रो रहे हैं कि अभी सबको पहला डोज भी नहीं मिला, इसलिए मामला जरा गड़बड़ है। पर अमेरिका में तो सब कुछ हो गया था, बूस्टर डोज भी दिया जा चुका है, फिर भी आंकड़े भारत की आबादी के मुकाबले 5वां हिस्सा अमेरिका है, पर हमसे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा केसेस वहां आ रहे हैं। थोड़ा उलझन है, समझाएंगे हमें? पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करना चाहती हूँ जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली देखिए, वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती किसी बीमारी से जी। और क्योंकि कोविड एक नया वायरस है, इसमें नया पैंडेमिक है, तो लोगों को मतलब इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए बहुत सारी वैक्सीन आ गई मार्केट में, लोग लगवा रहे हैं। लेकिन अगर ये कहना बहुत गलत होगा कि वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन नहीं है जी। ये वैक्सीनेशन और जो हमारा प्रीवियस इन्फेक्शन है, जैसे डेल्टा से हुए या बाकी जो इन्फेक्शन हुए हैं, जैसे कोविड स्टार्ट हुआ है, तो उनकी वजह से ही अब जो है लोगों में ये से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है। इसीलिए ओमिक्रॉन जो वायरस से इन्फेक्टेड लोग उनमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड जी। और ये वैक्सीनेशन हमारे केसेस आ रहे थे लोकनायक हॉस्पिटल में,
इसमें लोकनायक हॉस्पिटल में मैंने देखा है कि जितने भी हमारे पास एयरपोर्ट से पेशेंट लाए गए उनमें ज्यादातर को वैक्सीनेशन पूरा किया था उन्होंने, कई लोगों को बूस्टर्स भी लगे हुए थे, लेकिन उनको फिर भी ये इन्फेक्शन हुआ, ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं वो, जी। लेकिन उनके सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनको टेस्ट ना करते तो शायद उन्हें पता नहीं चलता कि they are कोविड पॉजिटिव। तो वैक्सीनेशन का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कल स्टार्ट होने जा रहा है, बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे जो बच्चे हमारे इन्फेक्ट हो चुके हैं वो तो उनमें इम्यूनिटी आई गई, लेकिन जो नहीं इन्फेक्ट हुए हैं उनमें भी हमारे पास वैक्सीन से हमारे पास इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज के लेवल हाई हो जाएंगे। तो तो इसीलिए डॉक्टर रितु सक्सेना जी कह रही है वैक्सीन का फायदा है, वैक्सीन के होने से लोगों को अगर संक्रमण हो भी रहा है तो सिम्टम्स कमजोर आ रहे हैं। थोड़ा बात समझने में मुझे उलझन है। ओमिक्रॉन का वायरस कमजोर है इसलिए सिम्टम्स कमजोर है, या वैक्सीन है इसलिए ओमिक्रॉन इतना प्रभावी नहीं हो रहा है? ये एक उलझन है। डॉक्टर राजीव सूद मेरे साथ है, उनसे इस उलझन को मैं सुलझाने की अपेक्षा करता हूं। क्या वाकई ऐसी रिसर्च हुई है क्या राजीव सूद साहब, कि जिसमें ओमिक्रॉन ने एक वैक्सीनेटेड व्यक्ति को संक्रमित किया हो और एक नॉन वैक्सीनेटेड आदमी को संक्रमित किया हो, और दोनों में सिम्टम्स, दोनों पे उसका प्रभाव अलग अलग हो? क्या ऐसी रिसर्च आ गई है जो हम ये दावा कर पा रहे हैं कि वैक्सीन के चलते लोगों को लाभ है? क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है अमेरिका के संदर्भ में, ब्रिटेन के संदर्भ में, फ्रांस के संदर्भ में। मतलब ब्रिटेन की क्या आबादी है, 2 लाख केस रोज, फ्रांस 2 लाख केस रोज, अमेरिका 5 लाख केस रोज। कैसे भरोसा करें कि वैक्सीन के चलते आप बच जाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात है कि जो इम्यूनिटी है वो तो डेफिनेटली वैक्सीन से ही आएगी या इन्फेक्शन से आएगी, ये तो हम समझ चुके हैं। और हर्ड इम्यूनिटी की जो बात करते हैं वो भी ऐसे ही आएगी। और इसके अंदर जो एक एडिशनल फैक्टर है सीरो प्रेवलेंस का हर्ड इम्यूनिटी आने में, वो एक्सपोजर से आता है, एसिम्प्टोमेटिक लोगों में भी आता है। अब जहां तक वेरिएंट्स की बात है, वो ये रिसर्च की बात नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की बात है। जो शुरू का डाटा आया है उसमें ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है उन लोगों को पड़ी है जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। अनवैक्सीनेटेड लोग वो मिले हैं। जहां तक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की बात है, और जो हुए हैं वैक्सीन जिनको लग चुकी थी दोनों डोज और बूस्टर, उनको माइल्ड डिजीज हुई है डेफिनेटली। जितने भी केसेस आए हैं उनको अभी अगर आप एनालाइज करें, जो वर्ल्ड में जो डेथ्स हुई हैं, जो शुरुआती डेथ्स हुई, जो यूके में हुई या यूएसए में हुई, उन डेथ्स के अंदर भी वो लोग थे जिनको कोमोर्बिडिटीज थी या वैक्सीन नहीं लगा था। तो ये कहना कि वैक्सीन हमको बचाती है, ये तो बिल्कुल जरूरी है। ओमिक्रॉन के सिम्टम्स कम हैं डेल्टा से, ये भी फैक्ट है। और अगर वैक्सीन लगी है तो और भी वीक है इसके सिम्टम्स। तो हमको वैक्सीन के लिए तो बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है। दूसरी बात यह है कि आपको वैक्सीन लगने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, और बूस्टर के बाद भी जो 183 केसेस की स्टडी हुई, आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, उसमें ये देखा गया कि जिनको वैक्सीन लगी थी या 3 लोग थे जिनको बूस्टर लगा था, उनको भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ। तो अगर उनको भी हो रहा है पर वो माइल्ड थे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होनी पड़ी उनको, तो इसलिए आप वैक्सीन के बारे में तो एक बात बिल्कुल क्लियर है। अब कौन सी वैक्सीन, ये एक इम्पोर्टेंट है। अभी एक डॉक्टर रितु बताएंगी, क्योंकि अभी एक नोवावैक्स ने कोवावैक्स वैक्सीन भी आ गई है, डीएनए बेस्ड, सीरम इंस्टीट्यूट से आ रही है। उसका भी अभी 7 करोड़ डोजेस तो बाहर की कंट्रीज में जा रही हैं, उसकी ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और इस तरीके से जितनी भी वैक्सीन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। बूस्टर भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हाई एक्सपोजर और हाई रिस्क उन लोगों को, या 40 साल से ऊपर है, ये रेकमेंड किया। इंडिया में 60 साल से ऊपर वालों के लिए ये रेकमेंड कर दिया। और बूस्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी सीवियरिटी को घटाएगा। कोरोना के बारे में एक फैक्ट आप जान लीजिए कि ओमिक्रॉन जो है उसमें बहुत तेज संक्रमणता है और ये बहुत तेज फैल रहा है। पर एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए तो उसके आउटकम और डेल्टा के हॉस्पिटलाइजेशन के आउटकम ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो इसलिए इसको हल्के में भी नहीं लेना है। नंबर बहुत ज्यादा है,
पर हॉस्पिटलाइजेशन यूएसए में और बाकी जगहों पे बहुत ज्यादा हो रहा है। इंग्लैंड में एक स्टडी में ऑलरेडी रेकमेंड कर दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की हैं, उन ऑब्जर्वेशनल स्टडी में ये बता दिया गया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अप्रैल महीने तक यूके में 25,000 से 75,000 डेथ्स हो सकती हैं ओमिक्रॉन से। तो इसको हल्के में भी नहीं लेना है। इसमें नंबर बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, पर अगर लाखों में नंबर हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी बिल्कुल उतना हो जाएगा जो या उससे ज्यादा हो जाएगा जो डेल्टा वेरिएंट में हुआ था दूसरी वेव में। और खतरे की घंटी बज चुकी है, तीसरी वेव आ चुकी है, हमको सावधान होना है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको इस वेव से तो नहीं बचाएगा, पर इसका जो पीक आएगा, जो पीक बहुत बड़ा ना हो, लाखों में ना हो, हमारा छोटे पीक में हम निकल जाएं। जैसे साउथ अफ्रीका में आपने अभी देखा कि 30,000 केस आ रहे थे और अब 2,000-3,000 केस पे वो नीचे आ गए हैं। उनका पीक बहुत ऊपर नहीं गया। हमको अभी हमारे एफर्ट होने चाहिए कि हमारे को इस पीक को छोटा रखना है। वेव तो आ चुकी है, वेव हमारे को ज्यादा नुकसान करके ना निकले, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो डॉक्टर राजू सूद भी बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ चुकी है। अब अपना व्यवहार इस प्रकार से रखना है जिसके चलते इस वेव को कम से कम समय में, कम से कम संख्या में सीमित करके गुजार दें, उसकी मारक क्षमता को ज्यादा ना बढ़ने दें। लेकिन मैं डॉक्टर सरबंस सिंह आपके पास में थोड़े दूसरे विषयों को लेकर आना चाहता हूं। जो ये बात राजीव सूद साहब ने की उससे ही जुड़े हुए विषय हैं कि दुनिया में जो तमाम देश हैं जहां पर बेतहाशा केसेस आ रहे हैं, अब वो बचने के रास्ते खोज रहे हैं। जिनमें सिम्टम्स नहीं है उनको 5 दिन के आइसोलेशन में ही छोड़ दिया जाए। इन लोगों को संक्रमण मिल रहा है उनको 4 घंटे अगर वो किसी दूसरे के साथ है तो ही उनको जो है नजदीकी केस में माना जाए। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या दुनिया का मेडिकल सिस्टम हार रहा है कोविड के संदर्भ में? ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है पिछले 7 दिन में 18 लाख से ज्यादा लोगों ने टेस्ट कराया है। क्षमता ही नहीं है, एक सप्ताह लग रहा है लोगों को अपनी रिपोर्ट लेने में ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश का। क्या यह अपने आप में इस देश को सचेत करने के लिए बाध्य नहीं करता है कि दुनिया के तमाम विकसित देशों का हेल्थ सिस्टम, जिसे हम ईर्ष्या के साथ देखा करते थे, हाँफ रहे हैं वर्तमान में? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और आपने बहुत अच्छे पिन पॉइंट किया है उस चीज को। ये कहीं तक फैक्ट है। और जैसा कि डॉक्टर सूद ने कहा और हम सभी जानते हैं कि हम ये मान भी लें कि ये बहुत सीरियस नहीं है और फैटेलिटी इससे कम होगी, लेकिन इन्फेक्शियस इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट जो रुबेला और जो एक और बीमारी होती है जिस तरह के जो मीजल्स कहते हैं जिसको, तो वो आज तक माना जाता था कि सबसे ज्यादा मीजल्स जो होता है वो सबसे संक्रमित करने वाली टेंडेंसी उसमें होती है। तो ऑलमोस्ट इसकी उतनी ही संक्रमित करने की क्षमता हो गई है। तो इससे सबसे बड़ी इंडिया जैसे बड़े कंट्री को सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो कुमुलेटिव नंबर होगा हमारा, जो पूरक नंबर होगा जो हमारा, वो कई लाखों में होगा। और हमारी जो पिछले हमने देखा कि 14 लाख या 15 लाख की जब कैपेसिटी पर डे की हो गई थी इंडिया की, तो हमारा सिस्टम चरमरा गया था। और यहाँ अगर 85 लाख पर डे का अगर हो गया इस तरह से, तो हमारी चाहे इसकी फैटेलिटी जो अब तक रिपोर्ट आई है उसमें 0.1% है, जबकि हमारी डेल्टा की हम कहते थे 1.79 या 1.8 के अराउंड फैटेलिटी रेट था। तो बेशक अगर हम उसको कंपेयर करेंगे, हर चीज का कंपैरिजन का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि 1.8 था उसका और इसका 0.1% है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये इतने लोगों को अगर इन्फेक्ट कर दे, जिस तरह से आप कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका, यूके, सभी कंट्रीज में ये हालत हो गई है कि वहां अभी काइंड ऑफ पैनिक हो गया। अमेरिका, यूके में 75% से 78% तक ओमिक्रॉन सडनली उसने ओवरकम डेल्टा को कर लिया है, जो पहले विद इन 1 मंथ हो गया। तो उस तरह से इतना अगर इसकी सिचुएशन ये हो जाएगी, कुमुलेटिव नंबर कई लाखों में अगर हो जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारा सिस्टम हो सकता है चरमरा जाए। लेकिन हम मानते हैं कि पिछले 1 साल में भारत ने बहुत सारी अपनी व्यवस्था में सुधार किया है। लेकिन अभी तक जो मेन चीज है, जो सीक्वेंसिंग का जो इशू है, वो अभी हमारा देश शायद उसके लिए अभी तैयार नहीं है। तो होल जीनोम सीक्वेंस के बिना हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि ओमिक्रॉन है या कौन सा है। तो नेचुरली हमको ये सब मान के चलना पड़ेगा कि जो भी केसेस आ रहे हैं, हम ये प्रिज्यूम करके चलें, जो पीसीआर के बेसिस पे, जो प्रिज्यूमटिव टेस्ट जिसको कहते हैं, उसके बेसिस पे हमें हर केस को ये मान के चलना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन है।
तभी हमें उस हिसाब से अपने सारी तैयारियां प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि हम मान के चले कि ये ओमिक्रॉन के संदर्भ में और उसी अनुसार अपनी तैयारी को करें। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब मेरे साथ में है, वैक्सीन के एक्सपर्ट हैं। अतुल साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जिसका उल्लेख राजीव सूद साहब कर रहे थे कि कई वैक्सीन आ गई हैं, ये कई वैक्सीन का होना अपने आप में एक बड़ी उलझन है। किस वैक्सीन को लूं, कौन सी वैक्सीन मुझे ज्यादा बचाएगी, अब ये मन में कौंधता है, उत्तर नहीं मिलता है। आप जैसा विशेषज्ञ हमारे साथ में है, थोड़ा मार्गदर्शन देंगे इस संदर्भ में, कौन सी लें? सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु, आपका स्वागत है। और आज मैं दुख प्रकट कर रहा हूं कि मैं डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं वृंदावन से बरेली के रास्ते में हूं। और डॉक्टर जयेश लेले, आपका स्वागत है। 15 दिवसानंतर पुनः भेट झाली। डॉक्टर राजीव सूद, डॉक्टर ऋतु और मेरे बाकी पैनलिस्ट का स्वागत है। सबसे अच्छी बात यह होगी, आपने मुझे सबसे अंत में रखा है और मैं सब प्रश्नों के एक एक करके उत्तर देने जा रहा हूं, और शायद जो धमाका करने जा रहा हूं आपके लिए भी वो अचंभित करने वाला होगा जी। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, कल से सीडीसी ने RT-PCR का जो टेस्ट था, इसको कोविड की डायग्नोसिस से हटा दिया है जी। आज जिस RT-PCR की बेसिस पर हम पूरे देश में या पूरी दुनिया में ये बता रहे हैं कि लाखों केस आ रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि वह RT-PCR टेस्ट जिसको हम पिछले 1.5-2 साल से कर रहे थे, वो कोविड और इन्फ्लुएंजा वायरस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी क्राइसिस है। आप सीडीसी की वेबसाइट पे जाइए, कल से ही ये हटा है, यानी कि वर्ष 2022 से जी। तो अब सवाल केवल ये उठता है कि जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं, क्या ये कोविड के केसेस हैं या इन्फ्लुएंजा के हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंजा आज से 100 साल पहले विश्व के अंदर इसी ढंग से तबाही ला चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, डेल्टा और ओमिक्रॉन। भी आप किसी अखबार मीडिया चैनल को देखते हैं तो वो बताते हैं ओमिक्रॉन के केस है और चले जाते हैं कोविड के केसेस के ऊपर, दोनों को मिक्स कर देते हैं। जनता की समझ में नहीं आता है कि ओमिक्रॉन की बात हो रही है जी, क्योंकि हमारा कोई भी टेस्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ हमें इम्यूनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है जी। आपने बीच में सवाल पूछा था कि वैक्सीन और ये ओमिक्रॉन और ये सिम्टम, ये ओमिक्रॉन जो आया ये कम घातक है, बहुत तेजी से फैलता है। अगर हम पुराने वायरस की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ऐसा तभी होता है जब वायरस के म्यूटेशन नॉन टॉक्सिक टाइप के हो जाते हैं और ये समाज में बने रहते हैं, हर साल अपना स्वरूप बदलते हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, केवल संख्या देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका जहां 10 नवंबर को पहला केस आया था, लगभग 50 दिन होने जा रहे हैं। सडनली उनका अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो स्पाइक जो बहुत तेजी से ऊपर गया था वो बहुत तेजी से नीचे आ गया। अगर हम पिछले 2 साल के आंकड़ों को साउथ अफ्रीका के, स्पेन के, नीदरलैंड्स के, जर्मनी के, यूके के और यूएसए के कंपेयर करते हैं तो ओमिक्रॉन का हॉस्पिटलाइजेशन रेट केवल 2.7 to 3.8% चल रहा है, जबकि डेल्टा वेव में ये बहुत ज्यादा था। हमारे पास ये आंकड़े नहीं है। हम जिस भी इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमेशा बी सेल इम्यूनिटी की बात करते हैं, जिसको हम IgG या IgM या स्पाइक एंटी प्रोटीन एंटीबॉडी जो हम टेस्ट करते हैं। हम टी सेल इम्यूनिटी को भूल जाते हैं और ये टी सेल इम्यूनिटी हम भारतीयों में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे देश में BCG का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी में भी एंटीबॉडी अगर एब्सेंट है, 10 यूनिट से भी नीचे है और अगर उसकी 3 डोज लगी है तो ये माना जाता है कि उसको हेपेटाइटिस बी नहीं होगी। इसलिए हम किसी भी विश्व के अन्य देश का डेटा अपने पर एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें सतर्कता बरतनी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, लेकिन ये जो रात्रि कर्फ्यू है ये कुछ ऐसा ही है कि आप अपने संस्थान में एक बोर्ड लगा दें, यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ CCTV। भले ही CCTV लगा हो या ना लगा हो, एक दहशत होती है कि हाँ कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये रात का कर्फ्यू कोई भला नहीं करने जा रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों के बीच में चुनना है, इसलिए ये किया जा रहा है। वैक्सीन जो mRNA वैक्सीन है और जो US FDA में पिछले 3 दिन से कोवैक्सीन को लेकर एक मूवमेंट चला है, जिस पर एंथोनी फाउची कुछ ज्यादा नाराज भी हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी
ठीक है नई टेक्नोलॉजी की mRNA वैक्सीन है, लेकिन वो फेल हुई ना। हम कोवैक्सीन भी लगाते रहे, कोविशील्ड भी लगाते रहे, हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आज जो हमारे वैक्सीन ग्रुप का डिस्कशन था, उसकी एक रिकमेंडेशन है जो मैं बता देना चाहता हूँ। हमारे पास दो तरह के लोग हैं, तीन तरह के लोग हैं बेसिकली, जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं और उनको डेल्टा से इन्फेक्शन भी हुआ था। दूसरा ग्रुप वो है जिनको दोनों डोज लग चुकी है, डेल्टा का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। इन दोनों केस में जब तक कोई गंभीर लक्षण ना हो, उस इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये 4 जो लिस्ट दी गई है एंटीवायरल्स की, जिसमें अब एक नया नाम निर्मा-टेलविल आ गया, मोनोपिराविर हमारे देश में मिलने ही लगी है, रेमडेसिविर बहुत ज्यादा काम की नहीं है, टोसिलिजुमैब के बारे में भी बात होती है, पर ये बहुत सीरियस कंडीशन में सोचना है, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। यस, एक तीसरा ग्रुप वो है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो वैक्सीन लगवाएं। अब आपने सवाल पूछा था बच्चों की वैक्सीन को लेकर कि बच्चों को जब इन्फेक्शन नहीं होता तब उनको हम वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं। यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम पर्टिसिस का टीका इसलिए बच्चों में अभी तक लगा रहे हैं कि ये पर्टिसिस कहीं एडल्ट को ना कर दे। इनफैक्ट इवन प्रेगनेंसी में भी बूस्ट्रिक्स का टीका लगाया जाता है ताकि उस बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। हम एक लगा के दूसरे का क्रॉस प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हो सकता है उस बच्चे के घर में ग्रैंड पेरेंट्स हो, फिर वो बच्चा कैरियर बन जाता है, ही मे नॉट बी सिम्टोमेटिक, उससे कोई लक्षण नहीं होंगे, लेकिन वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है उनको वो स्कूल ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए हमको उसने खास तौर से इस बात पर जोर दिया है जिस घर में उनको वैक्सीन लगाने की जरूरत है, 12 से 15 दिन जल्दी से जल्द लगानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम वैक्सीन लगाएंगे वैसे वैसे ये वैसे ही आगे बढ़ेगा। हालांकि मुझे अतुल अग्रवाल साहब से मूल उत्तर नहीं मिला जो मेरा प्रश्न था कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं। वो सफर में है तो उनसे संपर्क हमारा टूट रहा है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। लेकिन मैं डॉक्टर जयेश लेले जी से अब इससे आगे के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। पूरा पैनल इस बात पर एक राय है कि थर्ड वेव आ चुकी है। थर्ड वेव के आने पर क्या सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे चिकित्सा जगत संतुष्ट है, ये सवाल है। लेले साहब, आप देश की सबसे बड़ी डॉक्टरों की संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर इस पैनल में हैं। सरकारें क्या रही है? अधिकांश सरकारों ने, जिसका उल्लेख डॉक्टर अतुल ने किया, नाइट कर्फ्यू लगा दे रहे हैं साहब। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना का वायरस इसी समय पर भ्रमण के लिए निकलता है, हमने सबको सुरक्षित कर दिया, क्या ये बोध कराना है? बड़े बड़े आयोजन धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं। चुनाव आयोग दौरे पे जा रहा है, सारे राजनेता तसल्ली के साथ बोल रहे हैं कि हमें समय पे चुनाव कराने हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री, जो केंद्रीय मंत्री, जो तमाम राजनेता टीवी पर हमको ज्ञान दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए, 50% की उपस्थिति रहेगी, 1/3 उपस्थिति रहेगी, वो इस भाषण को टीवी पे खत्म करने के बाद में चुनावी सभाओं में पहुंच रहे हैं, हजारों की नहीं लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और साथ में दुनिया को बता भी रहे हैं कि देखिए हमारे समर्थन में कितने लोग मौजूद हैं। क्या इस विरोधाभास के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे? लेले साहब, ये सवाल है, आपकी टिप्पणी। आज के तारीख में आपने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाइट कर्फ्यू के बारे में बात किया, जैसे डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने भी वही बात किया कि नाइट कर्फ्यू से कुछ फायदा होगा, तो मैं जहां तक समझता हूं कि नाइट कर्फ्यू से कोई जास्ती फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे दिन में अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे और जो साथ में जो सावधानी बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, वो अगर कम नहीं करेंगे और लोगों को खुद ये इसका फैसला करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग करे, लोग गवर्नमेंट क्यों बोलना चाहेगी, वो खुद क्यों नहीं अवॉइड करती है जगह जगह जाने की, वो क्यों अवॉइड करती नहीं है कि भाई बहुत जास्ती बड़ी मीटिंग है, क्यों हम लोग घर पे नहीं बैठ सकते हैं। तो ये हर एक आदमी को खुद को उसके ऊपर भरोसा देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल तरफ से, जो डॉक्टरों की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से तैयारी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रोक लगाने की और पार्शियल लॉकडाउन करने की उसके ऊपर तैयारी नहीं है। मॉल में वैसे ही हालत है,
होटल में वैसे ही हालत है, और जैसे 10 बजे तक करो या 11 बजे तक करो या 12 बजे तक करो वैसे ही चल रहा है। तो वो ये जो शॉपिंग मॉल्स में खुल गए हैं, तो वो जो अगर कंट्रोल नहीं पूरे दिन में करते तो फिर रात का कर्फ्यू का क्या वैल्यू होने वाला है। ये बहुत ही डेफिनेटली विरोधाभास है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के तरफ से जो रोक लगना चाहिए, जिसके ऊपर वो रोक नहीं लग रहा है। डॉक्टरों के साइड से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन तो भी पेशेंट लोग को समझना चाहिए कि जहाँ गर्दी है वहां हम नहीं जाना चाहिए, जहाँ जरूरी नहीं है। हर काफी जगह पे आज देखा होगा कि 2 साल तक काफी लोगों ने घर में रह के काम किया है, ऑफिस का कंट्रोल घर में रह के काम कर दिया है। तो वो हम लोग जब तक नहीं करेंगे, और वो लोगों को खुद को करना चाहिए, गवर्नमेंट उनके ऊपर सब्सिडाइज करे, उसके ऊपर फोर्स करे उसके ऊपर। मेरा सवाल है डॉक्टर जयेश लेंडा साहब, क्या आपको सरकार का चरित्र दोहरा नहीं दिख रहा है कि सरकार करना कुछ चाहती है, कर कुछ रही है? इस संदर्भ में क्या आईएमए कोई पहल करेगी, देश की सरकार के साथ संवाद करेगी कि आप कर क्या रहे हैं? आप बोलते कुछ है और आपका स्वयं का आचरण क्या है? यह देश नेताओं से संचालित होता है, नेताओं को रोल मॉडल मानता है। जो नेता खुद लाखों की भीड़ को संबोधित करके आनंदित हो रहा है, उस देश में आप उम्मीद कर रहे हैं आम आदमी से कि वो अपने आप को बचा बचा के रख लेगा, देश संभल जाएगा? नहीं, बराबर है आपका ये, लेकिन हम डेफिनेटली थ्रू आवर डॉक्टर्स वी विल, हम लोग पेशेंट्स को बोलेंगे और गवर्नमेंट को भी हम लोग बोलना जरूर समझेंगे। हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे, हमारे जो टास्क फोर्स जो हमारी आईएमए के साथ में काम करने वाली कमेटी है उसके ऊपर, और डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसका इत्तला देंगे कि भाई आप जो काम जितना कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। खाली रोक लगाने से ऐसा नहीं होगा, देर कुछ स्ट्रांग सिग्नल मिलने चाहिए, तो ही इसका काम होने वाला है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल से ज्यादा तो आपके कहे पे आप खुद अमल कर लें। माननीय देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये सब कम से कम उस प्रकार का आचरण करते हुए तो दिखे। क्या इसकी जरूरत हम महसूस नहीं करते हैं? ये सवाल हम सबके जहन में है। लेकिन मैं उस सवाल को लेकर रितु सक्सेना जी आपके पास आना चाहता हूं, जो सवाल मैंने डॉक्टर अतुल अग्रवाल से किया था। वैक्सीन की भीड़ बहुत हो गई है, इस वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन लूं, ये जहन में जिज्ञासा है। कहीं मैंने गलत तो नहीं ले ली, ये ले लेता तो बेहतर होता। इसके संदर्भ में कोई समाधान आपके पास है? पर्ची निकालें सबके नाम लिख के और जो निकल आए उसे अपना भाग्य मान के ले लें, या कोई और तरीका है साइंटिफिक जिसके आधार पर वैक्सीन का चयन हम कर पाए? देखिए, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में अभी मेनली जो हमारे लोग वैक्सीनेटेड हैं वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन से ही हैं जी। क्योंकि जो एयरपोर्ट से पेशेंट आ रहे थे या बाहर के जो कंट्री से आ रहे थे वो ज्यादातर उन्होंने फाइजर ले रखी थी या जॉनसन भी ले रखी थी, मॉडर्ना भी ले रखी थी। लेकिन इंडिया में मेनली 2 ही वैक्सीन ज्यादातर लोग ले रहे हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। अभी जो कल से स्टार्ट होने वाला है वैक्सीनेशन, उसमें कोवैक्सीन बच्चों को लग रही है 12 टू जो मतलब 15 टू जो बच्चे हैं एज ग्रुप के 15 टू 18, उनके लिए मुझे लग रहा है कि लोगों को पर्ची निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, या आपके एरिया में जो भी अवेलेबल है, आप उसे इमीडिएटली ले लीजिए। क्योंकि वैक्सीनेशन कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने ये वैक्सीन ले ली तो आप 100% प्रोटेक्टेड है। ऐसी कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। इनफैक्ट अभी लोग कह रहे थे कि फाइजर की वैक्सीन से लोग बच जाएंगे, लेकिन हमने जो देखा कि फाइजर की वैक्सीन भी 2 डोज ले चुके हैं, बूस्टर भी ले चुके हैं लोग, तब भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो वैक्सीन का मेन पर्पस है एंटीबॉडीज हमारे शरीर में डेवलप करना, और जैसे ही एंटीबॉडीज का लेवल डाउन होने लग जाता है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, क्योंकि काफी गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस होते हैं कि डोजेस कितनी अवेलेबल है, कौन सी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी नहीं, इसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजीज बनाती है और उसके हिसाब से उनकी गैप भी कई बार रीशेड्यूल भी कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो वैक्सीन मिल रही है वो आप मतलब आंख बंद करके उस वैक्सीन को ले लीजिए, अपने एरिया में जो भी अवेलेबल है इजीली, और बस उसको प्रॉपरली लीजिए। आप ये देख लीजिए, वैसे तो हर वैक्सीनेशन सेंटर पे कोल्ड चेन मेंटेन हो रही है, प्रॉपर टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, तो आप यही कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट आपको 2 डोजेज लग जाए तो एटलीस्ट आपके पास एंटीबॉडीज हो जाएंगी। क्योंकि हमें इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज मिल रही है, जैसे लोग सोच रहे हैं कि हमें कोविड हो चुका है तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वैक्सीन का रोल अलग है और कोविड इन्फेक्शन से जो आपके पास एंटीबॉडीज आई हैं उनका रोल अलग है। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन आपको डेफिनेटली 100% करा लेना चाहिए। तो रितु सक्सेना जी कह रहे हैं कोई पर्ची वर्ची निकालने की जरूरत नहीं है, जो वैक्सीन उपलब्ध हो रही है उसे लगवा लीजिए, उससे अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए।
लेकिन मैं केवल बच्चों के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, बूस्टर डोज की भी बात शुरू हो गई है। जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है उनको बूस्टर डोज उपलब्ध हो रहा है। जिन्होंने अभी तक निश्चिंतता के तहत कोई वैक्सीन ली नहीं है, ऐसा भी देश में बड़ा वर्ग मौजूद है जिसे अब वैक्सीन लगवाना का मन बनाना है। तीसरी लहर आ गई तो उनके लिए कोई आपके पास फार्मूला है? स्पुतनिक भी है, मॉडर्ना की भी आ गई है, कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी है, कौन सी लगवा लूं? जिसमें पैसे लगेंगे तो वो ज्यादा असर करेगी या सरकार जो उपलब्ध करा रही है वो भी असर करेगी? ऋतु जी देखिए, जो सरकार उपलब्ध करा रही है, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि अब हमारे एक एरिया में एक वैक्सीन अवेलेबल है तो लोग 100 किलोमीटर जाके दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या यूपी में एक अवेलेबल है तो वो एक जगह से जाके दूसरी जगह जाके। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो वैक्सीन आपके एरिया में अवेलेबल है, चाहे वो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इनके इफेक्ट अच्छे आ रहे हैं और ये लगवा लेनी चाहिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि जो नई वैक्सीन अभी जैसे अभी चल रहा है कि ये कैडिला की है, जो भी वैक्सीन अभी आएगी उसकी एफिकेसी पे अभी हमें मतलब कोई भी सवाल नहीं करना चाहिए। हम जो भी वैक्सीन हमें मिल रही है वो हमें अब जैसे अब जो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें एल्डरली को और हेल्थ केयर वर्कर्स को जो हम बूस्टर डोजेस देने की जो कर रहे हैं, वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोज अगर हैं तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, वो डेफिनेटली रिस्क पे हैं, तो उनको वैक्सीन की बूस्टर भी, इस पे भी डिबेट है कि उनको अब कोविशील्ड लगी है तो कोवैक्सीन लगवानी चाहिए या ऐसे कॉकटेल बनाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उनको जो वैक्सीन गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है वो काफी रिसर्च के बाद, पूरा साइंटिस्ट की अप्रूवल के बाद ही देती है, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है वही आपको लगवानी चाहिए। तो ऋतु सक्सेना जी का कहना है वैक्सीन कौन सी है इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस वैक्सीन लगवा लीजिए, आपका उससे ही काम चल जाएगा। लेकिन मैं एक और सवाल के लिए राजीव साहब आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि अब हो ही गया कोरोना, वैक्सीन भी लगवाई, मास्क भी लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग भी की, सब कुछ तो किया, पर फिर भी हो गया, तो उसके बाद करें क्या? कोरोना से मरे या अस्पताल के बिल से मरे, ये भी हम लोगों के सम्मुख एक समस्या है। दूसरी लहर में जैसी लूट मची देश के अंदर, उससे आप अनभिज्ञ नहीं है। सरकारी अस्पताल या कुछ डॉक्टरों की भूमिका को छोड़ दें तो भारी भरकम बिल ने हिलाकर रख दिया था। आपसे जानना चाहता हूं कि अब तो 1.5-2 साल कोरोना का हो गया, कोई साइंटिफिक इलाज का मेथड आ गया है, कब अस्पताल की ओर रुख करें, कब घर से ही काम चला लें, घर से ही काम चला लें तो कौन सी दवाइयों से काम चला लें, थोड़ा इस दिशा में आप जैसे अनुभवी चिकित्सक का कोई मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में मिले तो कईयों का भला हो जाएगा। देखिए, जैसे ही कोरोना होता है हर आदमी का घबराहट जो सेकंड वेव की वजह से स्पेशली हुई है, ये होता है कि हॉस्पिटल में जाएं और फिर वो बोलते हैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएं। अच्छे से उनका क्या तात्पर्य है, ये इसकी परिभाषा भी अलग अलग है। और उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि बड़े बिल वाले हॉस्पिटल्स के अंदर, वो तो कई लोग तो खुद जा रहे हैं सब कुछ करके कि हम शायद वहां पे बच जाएंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा, या दिल्ली में भागेंगे आसपास के इलाकों से। वो जो सरकार ने फैसिलिटीज बनाई हैं जो उनके लिए सफिशिएंट है, उसको वो सेटिस्फाइड नहीं होते। हर आदमी सोचता है कि मैं अपनी जान बचाऊं और कहाँ जाऊं, और इसलिए बिल जहां ज्यादा की जरूरत नहीं है वहां भी ज्यादा बन जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल जाएं क्यों? अभी जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो तो बहुत ज्यादा इस तरह के हैं कि आपको होम आइसोलेशन बेस्ट है। होम केयर इज द बेस्ट केयर। होम आइसोलेशन अगर आप कर सकते हैं वो बेस्ट है। और उसके अंदर आपको एक बात जाननी चाहिए कि हॉस्पिटल जाके आपको सिर्फ बिल देके बड़े बड़े कोरोना से ठीक हो जाएंगे, वो नहीं हो रहा है। और इसीलिए हम बात करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कितनी है। ओमिक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन की परसेंटेज वाइज जरूरत कम है, नंबर वाइज हो सकता है बहुत ज्यादा केसेस हो जाएं तो जरूरत ज्यादा पड़ जाए। तो इसलिए जहां तक बिल्स की बात है उसमें ट्रीटमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट में अननेसेसरी लेट स्टेज के अंदर जो एंटीवायरल दवाइयां जो बहुत महंगी हैं उनको देने की जरूरत नहीं होती। जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं वो तो शुरू की स्टेज के लिए पहले 1, 2, 3, 5 दिन के लिए है, उसके बाद तो वो वेस्ट है। आप जितना पैसा खर्च रहे हैं या खर्चवा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे हैं जिन्होंने खर्चवाया, आपने कहा कुछ गलत हुआ पिछली वेव के अंदर, वो सब बेकार है। और उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
और जो आपको बुखार की ट्रीटमेंट है, आपको शरीर का हाइड्रेशन रखना है, आपको विटामिन सपोर्ट देनी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए नियर बाई, आपको अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन की चार्टिंग करनी है, ये सब तो घर में हो सकता है। और अगर आपको जरूरत पड़े तभी हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन लास्ट रिसोर्ट है, और ओमिक्रॉन में फॉर्चुनेटली इसकी कम जरूरत पड़ रही है। और जो बड़े बिल की बात आपने की, डेल्टा में बहुत हैवक था, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उसमें जो वायरस का रेप्लिकेशन है वो लंग्स में हो रहा था, हमारा लंग्स के बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे थे। ओमिक्रॉन के अंदर जो ये वायरस एंटर होता है, ये बेसिकली गले के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, वहीं पे सबसे ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, वहीं पे सबसे ज्यादा खराश हो रही है। 10-15% लोगों को स्किन रैशेज हो रहे हैं, गमोरियां हो रही हैं, या कोई क्रॉप्स हो रही हैं छोटे छोटे उनकी ब्लिस्टर्स की। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, और बुखार भी ज्यादा देर नहीं रह रहा है इसका। घर में भी जितने हमारे पेशेंट आ रहे हैं उनको बुखार जो है अपने आप 2-3 दिन में खत्म हो रहा है। पैरासीटामोल है, आपके जहां पे बहुत जरूरत हो वहां पे स्टेरॉइड्स का भी रोल है, और जो भी आपकी एंटीकोगुलेंट, देखिए ये जो इन्फेक्शन है, ओमिक्रॉन हो या जो भी हो इसका कोरोना का, इसमें 2 तरह से इफेक्ट हो रहा है शरीर। एक होता है एंडोथेलियल फंक्शन, जिसमें हमारी धमनियां, खून की नालियां इफेक्ट होती है, और एक होता है इन्फ्लामेशन, जिसमें हमारे शरीर के सारे अंग, चाहे किडनी हो, पेंक्रियास हो, लिवर हो, उनमें सूजन की तरह इफेक्ट हो रहा है, जिसको हम डिफरेंट ब्लड टेस्ट हैं उससे देखते हैं। तो हमको कंसंट्रेट करना है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इतनी महंगी नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर लेते हैं, होम आइसोलेशन लेते हैं, तो इसमें खर्चा और उसका भार ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन की डिमांड फॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बना चुकी है और काफी अवेलेबिलिटी है, अवेयरनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेटर किया गया है। सिर्फ हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मैन पावर की। हमारी मैन पावर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लोग अपनी मैन पावर नहीं बढ़ा पाए हैं, ना डॉक्टर्स का नंबर बढ़ा पाए हैं। 30% वैकेंसीज हैं, और भी ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि देश में हमारे काउंसलिंग और एग्जाम नहीं हो पाए हैं। हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो रिक्रूट नहीं हुए हैं। अभी स्ट्राइक भी हुई थी, अभी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के हस्तक्षेप से 6 तारीख के बाद ये स्थिति बदलेगी। पर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन मैन पावर, आपने वेंटिलेटर ले आए, आप सारा इक्विपमेंट ले आए, पर उसको चलाना आता है क्या? उसके लिए ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन है क्या? ज्यादातर जगहों पे टेक्नीशियंस जो हैं उनकी वैकेंसीज सालों से पड़ी हैं जो नहीं भरी गई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अवेयरनेस एक चीज है, उसके बाद आपको जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर चाहिए, उसका ऊपर भी पूरा जोर देने की जरूरत है। जो हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, जो WHO के स्टैंडर्ड है वो 1:1200 या 1:1600 जो रेशो होनी चाहिए, वो हमारी 1:, कई जगह सरकार में 1:16,000 डॉक्टर्स है, नर्सिस भी कम है, टेक्नीशियन ट्रेन नहीं है, इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं या इंडिया में मेक इन इंडिया बना रहे हैं, पर उनको चलाएगा कौन, उनको ट्रेन कौन करेगा? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कोरोना हो या कोई भी एपिडेमिक, पेंडेमिक हो, वो सिर्फ सुविधाएं देने से नहीं होता, उसमें पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और उसका मैनेजमेंट जरूरी है, जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और थोड़ा बहुत दिया गया है, पर मेरे विचार से अभी इसमें बहुत कमी बाकी है। बहुत कमी बाकी है। डॉक्टर राजीव सूद साहब जो कह रहे हैं उसके संदर्भ में मैं डॉक्टर सरमन सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। सरमन सिंह साहब तो एम्स भोपाल के निदेशक ही थे। सरमन साहब, हम जिस क्राइसिस के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अपनी तैयारियों का बखान करते हुए, अपनी पीठ थपथपाते हुए, हमारे हाथ नहीं थकते हैं। हम बताते हैं कि देखो, दुनिया को तो हमने बताया कोरोना से कैसे लड़ते हैं, दुनिया को हमने बचा दिया। और हमने ये बचा दिया कि हमने अपने बच्चों का तकरीबन पूरा साल खराब करने का इंतजाम कर दिया। जिन बच्चों ने मेडिकल के एंट्रेंस के एग्जाम दिए थे, चाहे यूजी के चाहे पीजी के, उनको आज तक हम एडमिशन तक नहीं दे पाए, क्योंकि हम काउंसलिंग भी नहीं कर पाए। क्या ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है? एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि पैंडेमिक का दौर है, इस समय तो अतिरिक्त स्तर पर काम करने की जरूरत है, और जो काम हम व्यवस्थित तरीके से करते आ रहे थे, हमने उस काम की भी इतनी बदहाली कर दी है। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सरमन सिंह साहब
आपने 40 साल चिकित्सा जगत में लगा देने के बाद जब आप सेवानिवृत्त हुए, इस पर कोई आपकी टिप्पणी? जी बिल्कुल, आप हिमांशु जी बहुत, आप पत्रकार हैं, आप बहुत कुछ हम लोगों के दिल की बात कह देते हैं। शायद हम लोग कह नहीं पाते, बट हम आपसे एग्री करते हैं। आपने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी इस डिस्कशन में, और आपने बहुत सारी ऐसी बात, ये शब्द भी यूज किया कि हम कंफ्यूज्ड हैं। कंट्राडिक्शंस हमारे करने में और कहने में बहुत सारे हैं, और हमारे कुछ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष की जब बात होती है तो हमारे पैनल में भी कुछ ऐसे ही भ्रांतियां भी कंफ्यूजन क्रिएट कर गई। और जब डिस्कशन चल रहा था तो मैं वेरीफाई भी कर रहा था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कोई ऐसा ऑफिशियल लेटर नहीं मिला कि ये जो ओमिक्रॉन नहीं है और ये फ्लू है। तो ये इस तरह की भ्रांतियां भी कभी कभी हमारे आपस में, अब साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग भी कर देते, तो नेताओं से फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? ये ओमिक्रॉन ही है, ये कोरोना वायरस है। और जो इस तरह की भ्रांतियां जो कहा गया आपके चैनल में ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, वो कई बार हम लोग ऐसे ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में भी ऐसी बातें कर देते हैं। तो इस तरह की बातों में जनता ना आए, और ना मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आप इतने मैच्योर पत्रकार हैं तो आप भी नहीं आएंगे इस तरह की। कोई ब्रेकिंग नहीं है। जो RT-PCR अभी भी वही टेस्ट है, और सीक्वेंसिंग की जो इम्पोर्टेंस, इसीलिए इम्पोर्टेंस है जो डॉक्टर सूद कह रहे थे, और हम सब बात कर रहे हैं इसी बात की, कि जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सबसे बड़ी चीज ये होती है, उसका हर चीज का टेस्ट का उद्देश्य होता है। जी। हम सीक्वेंसिंग क्यों करते हैं? सीक्वेंसिंग हम इसीलिए करते हैं कि हमको डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। जी। अगर डेल्टा है तो नेचुरली हमको बहुत प्रिकॉशनरी, और हमको आगे जाकर के उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं लंग्स इन्वॉल्व नहीं होगा, CT करना पड़ेगा, या उसके लिए ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर ओमिक्रॉन निकल आता है तो हमको काफी हद तक कंसोलेशन हो सकता है, और हो सकता है कि मरीज को हम घर पे भेज दें होम आइसोलेशन में। जैसा कि डॉक्टर सूद भी कह रहे थे, हम सभी जानते हैं बहुत कम सिम्टम्स अभी देखने में मिले हैं। जो हम कह रहे थे कुमुलेटिव का एक इशू अलग है कि कुमुलेटिव बहुत नंबर हो जाएगा, बट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत कम है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम बताना चाहेंगे वो ये जरूरी है कि क्वारंटीन या टेस्टिंग या अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है? इसलिए कि इसकी इन्फेक्शियसनेस बहुत ज्यादा है। तो अगर एक किसी को हो गया और उसने अगर प्रिकॉशन नहीं रखा तो वो कम से कम दसियों लोगों को फ्यू आवर्स के अंदर इन्फेक्ट कर सकता है, जिसके कांटेक्ट में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे डिसेमिनेशन ना हो और इसका संक्रमण ज्यादा लोगों को ना बढ़े। इसलिए है, ना कि उस मरीज को खुद इलाज के लिए या उसको चिंता करने के लिए या उसको पैनिक करने के लिए नहीं किया जा रहा। उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली जैसे ही अगर सिम्टम भी आए, तो जैसा मैंने पहले डिस्कशन में कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, अगर सिम्टम आए तो ये जो कुछ प्रिकॉशंस हैं, टेस्ट कराइए और मास्क हमेशा लगा के रखिए। अगर कोरोना नहीं निकलता है, इन्फ्लुएंजा नहीं निकलता है, या दूसरा कोई डिजीज नहीं निकलती है, बहुत सारी डिजीज होती है जो कि गले में खराश कर सकती है, बुखार कर सकती है, केवल कोरोना ही नहीं होता, बहुत सारे कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू भी हो सकता है, कोरोना का दूसरा वेरिएंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उसका इमीडिएटली मास्क एक ऐसी चीज है जो किसी भी वेरिएंट से बचाती है हमें, इर्रेस्पेक्टिव ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, गामा है, अल्फा है, बीटा है, या फ्लू है, या इवन ट्यूबरकुलोसिस है, तो सबसे बचाएगा। तो मास्क इमीडिएटली अच्छी तरह से बिफिटिंग जो मास्क होता है, मास्क लगाएं, इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्वारंटीन कर लें, और सैंपल को भेज दें। और सैंपल, हालांकि हमारे देश में अभी जो बिल्कुल आप कह देते हैं, मैं नहीं कह रहा डायरेक्ट, बट ये बात फैक्ट है कि सीक्वेंसिंग की जो स्पीड है वो नहीं हो पा रही है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ भी, जैसा कि डॉक्टर सूद ने बहुत साफ साफ बात कही कि बहुत सारी चीजें हमने बना तो दी हैं, लेकिन मैन पावर नहीं है, उनके लिए कंज्यूमल्स नहीं है, वो हम डिपेंडेंट हैं, विदेशों से हमारे पास कंज्यूमल्स आएंगे। बहुत सारे हमने इंसाकॉग बना तो दी, लेकिन इंसाकॉग में भी इतनी ऑटोनॉमी नहीं है अभी कि वो टेस्ट कर पाए। अगर 10 दिन में इंसाकॉग की रिपोर्ट आ रही है, उसका मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग नहीं है उसका, कि वो ओमिक्रॉन तो इतना इन्फेक्शन, 10 दिन में रिपोर्ट आएगी, तब तक तो उसने कम से कम 100 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा इतनी देर में। तो ये सारे इश्यूज हैं जो आप अपने प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी तरह कह पाते हैं, हम शायद उतनी अच्छी तरह नहीं कह पाते। आप हमारे बिहाफ पे बहुत अच्छी बात रख देते हैं और रख रहे हैं आप। तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ अभी करना है, बहुत कुछ हमें अभी करना है। मैं एक बिंदु पे और आपकी टिप्पणी चाहता हूं। एक खबर और आई है, इजराइल के संदर्भ में है। हम ओमिक्रॉन को लेकर तो दुनिया में बात कर रहे हैं, इजराइल से जो आया है वो फ्लोरोना के संदर्भ में आया है। कोरोना से परेशानी थे, अब फ्लोरोना से परेशान है। खबर यह है कि अब कुछ मरीज इस प्रकार के मिल रहे हैं जिनमें कोरोना के और इन्फ्लुएंजा के दोनों के लक्षण मिलकर आ रहे हैं,
और ये बड़े घातक हो रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ आप रोशनी डालेंगे सरमन साहब? पहले भी डिस्कस हो चुका है, हम 2 चैनल का तो हमको याद है, और ये हम शायद तब तो ओमिक्रॉन नहीं आया था, हम अक्टूबर में इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। बिकॉज कोरोना और फ्लू जो है दोनों ही ऐसे वायरसेस हैं जो मोड ऑफ इन्फेक्शन एक जैसा होता है, काफी हद तक उनके सिम्टम एक जैसे होते हैं, इवन पैथोलॉजी भी जो हम जिसको जो शरीर में हमारे जो चेंजेस करते हैं वो भी काफी हद तक सिमिलर होते हैं। तो डेफिनेटली कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं अगर प्रॉपरली सही तरीके से टेस्ट नहीं किया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट जितने भी हमारे अवेलेबल पीसीआर हैं उनमें वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जो टेस्ट हैं, जो आरटीपीसीआर जो बने हैं, ज्यादातर, हर एक की नहीं मैं बता रहा, लेकिन ज्यादातर पीसीआर ऐसे हैं जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वो कोरोना है या इन्फ्लुएंजा है। तो डेफिनेटली दोनों का टेस्ट लगाना चाहिए। दोनों पीसीआर साइमल्टेनियसली ज्यादातर किट्स में होता है, तो हम उसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि इसमें फ्लू का इन्फेक्शन है, कोरोना का इन्फेक्शन है, या किसी दूसरे आरएनए का कंट्रोल जो हम जिसको लगाते हैं वो लगाते हैं। तो कोरोना का एक प्रिलिमिनरी जो टेस्ट आता है उसमें जो एस जीन है उसका फेलियर आ जाता है, तो उससे हम कह सकते हैं कि शायद वो है। फ्लू का भी उसमें सिग्नल आ जाता है, अगर फ्लू का इन्फेक्शन है तो फ्लू का भी उसमें सिग्नल आ जाता है। तो हम आरटीपीसीआर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फ्लू है कि कोरोना है। कोरोना है तो कौन सा कोरोना है, ओमिक्रॉन है, अदर देन ओमिक्रॉन है। हम ये नहीं बता सकते कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, बट ये हम बता सकते हैं अगर एस जीन फेलियर है तो कि शायद ये 99% ओमिक्रॉन होगा। और उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कोर्स हमारा सीक्वेंसिंग होती है, तो सीक्वेंसिंग से हमें कंफर्म पता चलता है। तो उससे हमें कंफर्म पता चलता है। मैं वापस आखिरी दौर की बातचीत के लिए डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब के पास आना चाहता हूं। अतुल अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहता हूं, आपने बताया था कि आरटीपीसीआर अब मैंडेटरी नहीं रह गया क्योंकि उसके कारण से कंफ्यूजन हो रहा है। सरमन सिंह साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास तो कम से कम नहीं है। आपसे मेरे 2 सवाल हैं, एक तो ये कि ये किस आधार पर है, और दूसरा ये कि अगर आरटीपीसीआर नहीं रहा तो फिर जाके कौन सा टेस्ट होगा जिससे हम जानेंगे कि हमें कोरोना है कि नहीं है। आरटीपीसीआर को खारिज कर दिया तो पता कैसे चलेगा कि कोरोना है कि नहीं है? इसके लिए कौन सा मॉडल अपनाएंगे? जी, मैंने ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी है, ये सीडीसी की वेबसाइट पे है और ये लिंक मैंने अभी आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया है जी। और ये जुलाई में डिसाइड हो गया था कि ये इस स्ट्रेन को जो टेस्ट मटेरियल है ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है जी। इस वजह से इसमें कोई मैं ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाना चाहता। अतुल साहब, मेरा सवाल तो इससे आगे का है कि अगर आरटीपीसीआर, अभी तक तो गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर को ही माना जाता है, एंटीजन टेस्ट कराते हैं, एंटीजन के बाद में आरटीपीसीआर, और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को अंतिम रूप से मान रहे थे। कई बार आरटीपीसीआर में नहीं निकलता था तो सीटी स्कैन कराया जाता था। आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर आरटीपीसीआर फेल है तो अब किस टेस्ट के माध्यम से जानेंगे कोरोना है कि नहीं है? बताया जा रहा है कि 28,000 30,000 कोरोना केस पाए गए हैं हिंदुस्तान में, बताया जा रहा है 5.5 लाख केसेस पाए गए हैं अमेरिका में, बताया जा रहा है कि 2.5 लाख केसेस पाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में केस पाए गए हैं 2 लाख। तो आखिर ये केस जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो किस टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि कोरोना के इतने केस आज प्राप्त हुए? आपसे रोशनी मिले। जी सर, सीडीसी ने जो आज अपनी वेबसाइट पे लिखा है उसने कहा है हम दूसरा टेस्ट मटेरियल देंगे जिससे कि फ्लू और कोविड को डिफरेंशिएट किया जा सकता है जी। दैट मीन्स देयर विल बी न्यू टेस्ट कमिंग इनटू द मार्केट, और जो हम भारत में या कहीं और जगह बना रहे हैं ये काम नहीं करेगा। फिर प्रश्न चिन्ह जो पिछले प्रोग्राम में आपने उठाया था वो है डॉक्टर राजीव सूद वाला सवाल बहुत अच्छा है। जिस समय मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ उसी समय मेरे बेटे का मेडिकल कॉलेज से फोन आता है कि कोविड के चक्कर में एग्जाम पोस्टपोन हो गए, वो घर आ रहा है। लास्ट बात रही कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं लोग। सर, जो सरकारी गाइडलाइन है वो बूस्टर कोविशील्ड के लिए है, क्योंकि शुरू में सबको कोविशील्ड लगा था और कोई हेल्थ केयर वर्कर आसानी से, मैं अपने शहर का जानता हूँ, वो कोविशील्ड की बूस्टर लगवाने को तैयार नहीं है। दे वांट कोवैक्सीन, लेकिन कोविन पोर्टल पर वो संभव नहीं है। हम बाजार से वैक्सीन डायरेक्टली जैसे अन्य वैक्सीन खरीदते थे वो नहीं खरीद सकते, क्योंकि 9 महीने और 1 साल बाद भी इन सबका EUL है, ये बेचारे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इनको आना गवर्नमेंट के थ्रू ही पड़ेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। इसलिए बूस्टर डोज बहुत ज्यादा लोग नहीं लगवाने जा रहे हैं, ये मैं आज फिर कह रहा हूँ। हो सकता है डॉक्टर हरमोहन सिंह मेरी बात से एग्री नहीं करें, लेकिन मैं दिन भर 3 दिन से फोन यही
सुन रहा हूँ कि हमें कोविशील्ड नहीं लगवानी है, डॉक्टर है सारे, हमें कोवैक्सीन लगानी है, तरकीब बताओ। जी, पर कोविशील्ड नहीं लगवानी और कोवैक्सीन लगवानी, इसका कारण क्या है? हमारे साथ में डॉक्टर रितु सक्सेना, उनका कहना है आंख बंद कीजिए, जो मिल रही है उसे लगवा लीजिए, आपका काम चल जाएगा। आप अपने ही पेशे के लोगों को बता रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं नहीं कोविशील्ड नहीं, कोवैक्सीन। क्यों? नहीं, डॉक्टर रुचि जवाब दे रही है या मैं दूं? ये आपसे सवाल है तो रोजा आप ही बता रहे हैं ना। ऐसा है, अगर कोई मेरे पास जिसने 2 कोविशील्ड लगाई है, वो कोवैक्सीन लगाने आता है, मैं उसको नहीं लगा सकता, पोर्टल अपडेट नहीं करेगा। सर अतुल अग्रवाल साहब, मैंने सवाल कुछ और किया, मैं वापस दोहराता हूं कि लोग क्यों कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं, इसके संदर्भ में आपसे रोशनी की उम्मीद है। क्योंकि अगर आप ध्यान करें, शुरू में सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और सीनियर सिटीजन्स को पहले 3 महीने कोविशील्ड ही लगी थी, जो इतने बड़े लेवल पे लगी थी, और उसके बाद डेल्टा वेव आई, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, AEFI, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, हमारे देश में इसका डेटा बहुत अच्छा नहीं होता है। किसी ने कोई अगर प्रॉब्लम बताई भी तो उसे टाल दिया गया, नहीं नहीं ये तो होता है। और जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वाले केस थे, ये बेचारे तो 21 दिन बाद इनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हुए, एंड दे वर नॉट इंक्रिमिनेटेड फॉर दैट कोविशील्ड वैक्सीन, बट बिकॉज दे वर द डॉक्टर्स, उन्हें पता था ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हुई। ये डेफिनेटली मैं बहुत ओपनली आज बोल रहा हूँ, इस वजह से हेल्थ वर्कर्स पीछे हट गए और वो कोविशील्ड की बूस्टर डोज लेने को तैयार नहीं है। They know much more what can be said on television. तो डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब का कहना है कि सरकार को इस दिशा में फैसला लेना चाहिए कि कोविशील्ड ही बूस्टर के तौर पर लगेगी, ऐसा ना होते हुए जो भी वैक्सीन उपलब्ध है उनको विकल्प के तौर पर उपलब्ध होना चाहिए। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए डॉक्टर जयेश लेले साहब आपके पास आना चाहता हूं। कुल मिलाकर तीसरी लहर आ चुकी है, इस कार्यक्रम का निष्कर्ष है। इस तीसरी लहर के संदर्भ में सरकार के स्तर पर अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं, उस पर भी हमने बात की, पर जनता के स्तर पर और चिकित्सकों के स्तर पर देश की सबसे बड़ी चिकित्सकों की संस्था के सम्माननीय महासचिव जयेश लेले जी क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश यही रहेगा कि 3rd वैक्सीन डोज नंबर 1 देना चाहिए जी। 15 से 18 साल के जो ओपन किया है बच्चों को, वो करना चाहिए। और गवर्नमेंट के तरफ से जो भी कठिनाइयां उन लोग को तकलीफ सोच रही है कि जैसे कुछ डॉक्टर्स को भी बढ़ाना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन का अगर जरूरत पड़ा तो वो तैयारी जो गवर्नमेंट करनी चाहिए वो गवर्नमेंट के साइड से होनी चाहिए। मैं पेशेंट को वही बोलूंगा कि जरूर नहीं है तो बाहर मत निकले, वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो 3rd डोज वैक्सीनेशन आप पूरा कर लीजिए, तीनों कोर्स। नंबर 3, वो सैनिटाइजेशन और मास्क जो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल कहते हैं उसको अच्छी तरह से पालन करें। और कहीं भी जगह पे अगर आपको सर्दी खांसी लग रहा है तो घर में बैठ के उसको खुद पैरासीटामोल लेना है, ऐसा न करके अच्छी तरह से चिकित्सक के पास से जाके जो भी जरूरी टेस्ट है वो करके, अगर जरूर है हॉस्पिटलाइजेशन जरूर है, अगर जो चिकित्सक एडवाइस करता है तो आइसोलेशन में हो सकता है, तो पूरा मैनेजमेंट जो है वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन करना चाहिए। क्योंकि काफी टाइम पे हमने देखा गया है कि वो ये नहीं करते हैं और जाके फैलता है और बाद में जाके हमको तकलीफ होता है। तो ये तीनों की तकलीफ है, जैसे डॉक्टर की है, पेशेंट की है और गवर्नमेंट की है। तो तीनों ने अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो इसके ऊपर हम लोग अच्छी तरह से इस पर हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। एक आखिरी टिप्पणी राजीव सूद साहब, मेरी जिस संदर्भ में डॉक्टर जयेश लेले साहब बोल रहे हैं उसी पर लेना चाहता हूं। 15 से 18 साल तक के बच्चों के संदर्भ में वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, पर अनुमति जो मिली है वैक्सीन के संदर्भ में वो तो बताया गया था कि 12 से 18 साल तक के बच्चों के संदर्भ में। क्या राजीव साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि हमें अपना वैक्सीनेशन कार्यक्रम, जब तीसरी लहर का खतरा आ गया, सामने आ ही गई, तो अपने उस दायरे को 12 से 18 में ही समेटना चाहिए, ना कि 15 से 18 का हमें इस प्रकार के सिलसिला शुरू करना चाहिए? देखिए, अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि अलग अलग वैक्सीन हैं और ये भी चर्चा कर चुके हैं बच्चों में वैक्सीन के ट्रायल सक्सेसफुल हो चुके हैं। और ट्रायल सिर्फ
आपके 12 से 18 नहीं, आपके तो 2 साल से प्लस उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन के ट्रायल हो चुके हैं। तो आप सबको इकट्ठा नहीं लगा सकते। आपको याद होगा जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था तो हम लोगों ने 60 साल से ऊपर के लोगों को शुरू किया, फिर 45 साल से ऊपर और उसके बाद 18 साल से ऊपर। आपके पास कितनी डोजेज उपलब्ध है ये इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर अभी 30 करोड़ डोज हर महीने बन रही हैं या उपलब्ध है, जिसको हम 45 करोड़ हर महीने तक ले जा रहे हैं। अगर आपके पास ये सारी डोजेज आ जाती हैं तो आपको ना तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि 12 साल से ऊपर का लगाएं या 15 साल से ऊपर का लगाएं। अभी ये है कि 40 करोड़ बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है और उसमें से अगर हम ये 15 से 18 को कवर कर लेते हैं तो हम लोग 10 करोड़ बच्चों को कवर कर लेंगे और इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको 12 तक ले जाएंगे नीचे। सब कुछ एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता। भारत में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उसको कैटर करने के लिए समझदारी की जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस सोच समझ के बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिसर्च आ गई कि 2 साल के बच्चों से ऊपर भी सेफ है तो हम 2 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगाना शुरू कर दें। हम लोगों ने पहले हाई एक्सपोजर, हाई रिस्क, जिनको एक्सपोजर ज्यादा है फ्रंटलाइन, और हाई रिस्क जिनको कोमोर्बिडिटीज है उनको चुना है, और 60 साल से ऊपर को चुना है बूस्टर के लिए। और अब उसके बाद ये बूस्टर डेफिनेटली 45 साल के लोगों के लिए भी आएगा और 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी आएगा। जहां तक सवाल था कि बूस्टर हम कौन सी वैक्सीन का लगाएं, मैं इस बात से सहमत हूं, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसका बूस्टर लगवाएं। आप उसको अगर बूस्टर नहीं मानना चाहते उसको आप 3rd डोज मान लीजिए। आपके जो 6 से 8 महीने के अंदर एंटीबॉडीज के टाइटर्स नीचे जा रहे हैं, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसको दोबारा ऊपर लाने के लिए आपको 3rd डोज जरूरी है। आप उसको 3rd डोज को जरूर ले। तो कुल मिलाकर हम कार्यक्रम को अगर मर्म को समझें तो कुछ बातें बहुत स्पष्ट तौर पर इस चर्चा में निकल कर आ गई है। एक तो ये कि हमारे ना चाहते हुए भी तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी सबसे बड़ा हथियार तो वैक्सीनेशन है। इसलिए जो लोग भी वैक्सीनेशन के संदर्भ में परहेज रख रहे हैं, हिचक रख रहे हैं, उन्हें अपनी हिचक को तोड़ना चाहिए अगर वो अपना और अपने परिवार का भला चाहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बूस्टर डोज के संदर्भ में वैक्सीन के चयन पर मेहनत कम, वैक्सीन की उपलब्धता कहां पर है उसके आधार पर तुरंत उसका लाभ लेने की कोशिश करिए। चौथी बात यह कि पिछले कुछ समय में कोविड अनुरूप व्यवहार को जो हम अपनी जिंदगी से तिलांजलि दे रहे थे, वापस उस व्यवहार को अपनाना शुरू कर देना चाहिए, जिसके तहत मास्क की अनिवार्यता के संदर्भ में पैनल बता रहा है। बाकी आखिरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी की भी हो, कथनी और करनी के अंतर को खत्म करना चाहिए। नेता मंच से भाषण कुछ और दें और जनसाधारण के बीच में व्यवहार कुछ और रखें तो जनता पर उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता ही है। क्या इस खतरनाक महामारी के दौर में देश के नेता चाहते हैं कि वह इस प्रकार के विरोधाभास के साथ भी जनता के बीच में रहे? ये नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक विषय पर सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है इस चर्चा से निकले हुए निष्कर्ष हमें तीसरी लड़ाई में कहीं ना कहीं मददगार होंगे। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जिस प्रकार की खीज, जिस प्रकार की हताशा हमारे जहन में आई हुई है इस महामारी को लेकर, उसे व्यक्त करता हुआ ही हमारा शेर है। हमारा आज का शेर ये कहता है कि न जाने पहले जैसा हमारा अंदाज कब होगा, न जाने पहले जैसा हमारा अंदाज कब होगा, खुदा ही जाने इस बीमारी का इलाज कब होगा। किसने लिखा ये तो हमें पता नहीं चला, लेकिन ये सबकी भावना है। सब कह रहे हैं कि अब कोरोना से निजात आ जानी चाहिए, पर निजात केवल चाहने से नहीं, कुछ करने से होती है। हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। अगर हम अपनी भूमिका निभा लेंगे तो जो चाहते हैं उसे कर गुजर भी लेंगे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।